नमस्कार, आदाब। मैं अली भाई। आज हम आपके सामने आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए। वैसे मेरे चैनल पहले मौजूद था, लेकिन मैंने फिर से चैनल क्रिएट किया है जो सिर्फ उसी विशेष के लिए डेडिकेटेड है कि पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों को नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाए। आज हम बात करेंगे सैमसंग में कुछ फॉल्ट आती हैं जिससे काफ़ी नए व्यूवर्स हमारे या कुछ स्टूडेंट हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो उनको सैमसंग में हमें डिस्कस करना है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज सैमसंग रहेगा, ठीक है। और इस सैमसंग में हम बात करेंगे सैमसंग में चार्जिंग में जो इश्यूज़ आ रहे हैं। चार्जिंग में हमारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे टेम्परेचर हमारा हाई का इशू आता है। आपने रेड सिंबल देखा होगा, ठीक है, रेड या ऐसे ऑरेंज सिंबल नीचे यूएसबी बनी हुई। ये जो रेड है या ऑरेंज है, उसके बाद हमारा येलो है एक सिंबल, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। देखिए, सैमसंग एक अलग कॉन्सेप्ट पे चलती है। अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा था वो ये था कि जितने भी सीपीयू होते थे वो कैसे भी करके वो उन्हीं का ही अपना टूल, जैसे आप यूएमटी चला रहे हैं अगर, तो अगर क्वालकॉम का था तो आप क्वालकॉम में क्या करते थे कि आपको यूएमटी का क्यूसी फायर वेरिएंट चाहिए होता था, है ना। तो क्यूसी फायर से ही आप इसे सारा काम करते थे। क्वालकॉम में तो एमटी के वाला उठा रही है, लेकिन ये जैसी चीज़ें, ये सारी की सारी स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो भी जब सैमसंग में इंजेक्ट किया गया, या सैमसंग ने इसको उठा लिया, तो उसने करिए भैया मैं आपसे नहीं, मेरा ओडिन चलेगा और मेरा जो मोड होगा वो भी अलग होगा, डाउनलोड मोड पे मैं काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसका बिहेवियर जो है हमें जानना है कि आखिर ये क्या ऐसा कर रहे हैं कि इनमें क्या फ़र्क आ रहा है जो हम हमारे प्रॉब्लम समझ के परे हो जाती है। तो इसका कभी कभी क्या होता है, सैमसंग में हमें मिलता है ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ जगह पे एकदम उड़ा ही दिया गया है, स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। हमें लेआउट मिल जाता है और हमें ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेवल 3 की कुछ डिटेल्स मिल जाती है जिससे हम डाउन वाइड तरह तरह के चेक कर सकते हैं उतर के कि सारी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से बन सकती है। लेकिन ये कहा जाए कि इन डेप्थ या इन डिटेल इस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा होता है। अब आधी अधूरी जो मुसीबत होती है उसी से बन जाती है। फिर यूट्यूब का सहारा लो, फिर कोई वीडियो निकालो, शायद इसका कोई सोल्यूशन आया, फिर कोई सोल्यूशन आया, फिर कोई सोल्यूशन आया। तो खाली बस हमें आईसी का बेस को ही समझना पड़ेगा कि आईसी सैमसंग के साथ कैसा बिहेव कर रही है। अगर हम पर्टिकुलर M32 सीरीज़ के बारे में बात करें, सैमसंग का M32, तो ये हमारा एंड्रॉइड बेस्ड में जो हमारा काम कर रहा है, इसमें क्या लग रहा है, एंड्रॉइड तो ये हमारा वेरिएंट चल रहा है। उसके साथ साथ इसके अंदर हम नोटिस करेंगे इसके अंदर मीडिया टेक का सीपीयू है, ठीक है। मीडिया टेक बेस्ड हमारा सीपीयू है। अब मीडिया टेक का सीपीयू है तो हम पावर जो मीडिया टेक की होगी, क्या बैटॉन का इस्तेमाल हो रहा है या टेम्परेचर रेफरेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। TREF जो सिखाते हैं या सीखते हैं या सीखे हुए हैं उनके लिए ये एक सेकंड में ट्रिगर हो जाएगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कौन सेंसिंग का जिम्मेदार है, क्या हो रहा है भाई। आप नोटिस करेंगे इनको स्किप कर दिया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो वहाँ पे जानने की ज़रूरत है भी या नहीं, किसी और जगह से कैसे सेंस किया जा रहा है वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जो मीडिया टेक के 57 हो गया, 6359 हो गया, इवन 6365 आ गए, 6369 भी आ रही है। तो ये भी चीज़ें आ रही हैं, इनमें क्या वही चीज़ लेके चलना है जो बाकी फ़ोनों में है। अगर नहीं लेके चलना इसका मतलब हम कहीं और ढूंढा करेंगे, प्रॉब्लम कहीं और होगी। यही वजह है कि हमें मजबूरन यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है और या किसी और पे देखना पड़ता है कि भाई उसने क्या किया, कैसे किया। आप बेस क्लियर कर लीजिए अपना, उसके ऊपर डिस्कशन होगा आज। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा बोलने की सहायता ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा सैमसंग का M32 या M325F बना हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं लेआउट सेक्शन को, या तो आप इस वीडियो से भी सीख सकते हैं और हमारे पास भी आ सकते हैं। देखिए, जितनी भी आईसियाँ होती हैं वो यू करके ही डिराइव की जाती हैं, ठीक है, यू से।
जो कैपेसिटर है वो सी से, जो एन है वो कॉइल से। लेकिन सैमसंग में हम याद करेंगे, हमें सैमसंग में टी एच करके जो चीज़ मिल रही है सैमसंग में, या किसी भी सर्किट में अगर हमें थर्मल को ढूंढना है तो थर्मल को ढूंढने के लिए हमें कुछ वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमें स्कीमेटिक प्रोवाइड किया गया है, अगर स्कीमेटिक प्रोवाइडेड है, आप इन वर्ड को लिख सकते हैं, टी एच, थर्म, एन टी सी, थर्मिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर, ऐसे वर्डों का प्रयोग क्या किया जाता है, ठीक है। अब इसके ज़रिए तो हम लोकेशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर हम सीधे सीधे यहाँ पर ही देख लें तो हमें इनकी मदद से हमें ये अंदाज़ा मिला जा रहा है कि आखिर ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक थर्मल सर्किट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। टी एच यहाँ पे हमारा एक है, ये चार्जिंग आईसी हमारी है। अगर हम चार्जर डाटा को देखें तो यहाँ पे हमें चार्जिंग आईसी एक अवेलेबल है, ये सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। उसके अनुसार अगर हम लेआउट के अनुसार देखें तो ये हमारा थर्मिस्टर है। अब इस थर्मिस्टर की वैल्यू क्या है वो भी हम आपको सिखाएंगे, कैसे पकड़ा जाता है आने वाले टाइम में, कि क्या है, कैसे पता चलता है। जब वैल्यूज़ ना बताई गई हो तो वैल्यूज़ कैसे जानते हैं कि ये किस वैल्यू की है, कहाँ से है। और कुछ उसका रहता नहीं, इसे कहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स, वो रहते हैं, वो अवेलेबल है। आप ध्यान देंगे तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पे हमारा एक थर्मल मौजूद है। दूसरा, हम लेआउट में ज़रा सर्च करते हैं, टी एच हमें एक जगह पे और कहीं मिलना चाहिए, तो हम टी एच वर्ड को ही यहाँ पे सर्च करते हैं। 3 जगह पे हमें टी एच अवेलेबिलिटी आ रही है। एक टी एच हमारा एक पे यहाँ पे सी पी यू के, देखिए जस्ट ऊपर, ठीक है, सी पी यू के हमारा यू सी पी सी पी यू। अगर हम इसको कंपोनेंट नेम के अनुसार देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए मीडियाटेक MT6769 है, और ये हमारा थर्मिस्टर यहाँ पे छोटा सा लगा हुआ है। अब थर्मिस्टर का सर्किट जो है वो भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई बच्चा अगर पहली बार देख रहा है क्या है कैसा है। यहाँ पे हमारा एक और लगा, यानी 2 हमें मिल गया, तीसरा ज़रा हम ढूंढते हैं। दूसरा हमारा ये था, ये तो आपको पहचान आ ही चुके। तीसरा देखिए आप, 4G PFO के जस्ट ऊपर हमें यहाँ पे पैम लिखा हुआ है, पावर एम्पलीफायर जो आपको मौजूद है। ये 4G PFO के पास TH1000 के नाम से मेंटेन है। तो हम TH1000 को ज़रा सा ढूंढना यहाँ पे शुरू करते हैं, चार्जर डाटा के साथ घूमते हुए आते हैं। देखिए यहाँ 4G PFO और ये हमारा TH1000 अवेलेबिलिटी हो गई। 3 हमें थर्मिस्टर यहाँ पे अवेलेबल हो गए। अब अकॉर्डिंग टू लेआउट हमारे पास यहाँ पे 3 ही अवेलेबल है, ठीक है, 3 थर्मिस्टर हैं। लेकिन क्या पूरे फ़ोन में कितने होने चाहिए, ये प्रॉब्लम आती। क्या अगला कहीं पर 3 ही यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, चौथा हमारा कहाँ पे है। ब्लॉक डायग्राम हमारा कह रहा है, देखिए नोटिस कीजिए, MT6769 एक हमारा बैटरी का थर्मल है, कहाँ गया। AP यानी CPU, एप्लीकेशन प्रोसेसर थर्मल, जो CPU के ऊपर लगा हुआ था। एक हमारा चार्जिंग आईसी के पास लगा चार्जिंग थर्मल। एक हमारा ट्रांसमिशन यानी कि जो हमारा 4G PFO रहता है उसके पास लगा हुआ जो थर्मल था, कि भाई जिस समय नेटवर्क जनरेट हो रहा है उस समय 4G PFO कितना हीट कर रहा है। अच्छा, उसके हीट कर जाने के बाद जो क्या इश्यूज़ बनेंगे उस पर भी कभी इन फ्यूचर कोई वीडियोस होंगे तो बात करेंगे कि ठीक है, AP थर्मल के बाद क्या हमें इशू मिलते हैं। अभी हमें चार्जिंग में जो मुसीबत पैदा कर सकते हैं वो 2 चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन इस फ़ोन में मैं आपको एक और बताना चाह रहा था कि अभी तक हमें यहाँ पे ये बात थोड़ा सा मैं उसको अलग कर रहा हूँ, 1 मिनट ही मैं डिस्कस करता हूँ। 3 हमें यहाँ पे बोर्ड में है, और ये हमें ब्लॉक डायग्राम कह रहा है कि 4 हैं, मैं कह रहा हूँ 5 है। 5वां मेरा LCD NTC है। LCD डिस्प्ले कितनी ज़्यादा गर्म हो रही है उसको भी चेक करने के लिए अगर आपको जाना है तो बिट मैप में आपको एक बार देखना पड़ेगा कि LCD NTC का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बिट मैप अभी खुल जाए, आप टाइम हो आप खुल के देखिएगा कि जिस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है वो क्या है कैसा है।
हमें एक्यूरेसी के साथ देखा जाए तो हमें देखो यहाँ पे हम करते हैं शो पैड F4, ये देखिए 3 फैड हमारी थी, शो हो गई। छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप ऐसे नहीं दबा दिया हो गया काम, जिसने नहीं चलाया, इसको चला रहा जिसको पता है उसके लिए कोई दर्द नहीं, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए इतना काफ़ी है। देखिए यहाँ हमने शो पैड इन्फो ऑफ किया, गायब हो गया मामला, शो पैड इन्फो किया। अगर हमें कुछ ऐसा आ रहा है जो हमें रीडेबल नहीं है तो यहाँ पे 2D और ये सब होता है, ये हटा देंगे, नेचुरल पुराना वाला आ जाएगा। पिन नंबर 45 पे LCD NTC लिखा है, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट जो हमारा लिखा हुआ LCD NTC कहाँ से आ रहा है, देखिए वॉल सेंसिंग कर रहा है CPU हमारा, ठीक है, यह हमारा CPU का ये पार्ट सेंसिंग कर रहा है। क्लियर हो गया मामला। ये हमारा चार्जिंग का होगा, ठीक है, ये हमारा और GPFO का होगा, खा गया, हाँ और GPFO ही है। एक हमें मिल गया, ठीक है, इतने और हाँ हो गया LCD NTC। इसके बाद क्या है मेरे पास, रेफरेंस ये वगैरह, ये 1.8, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जिक्र जिस चीज़ का नहीं हुआ वो जिक्र था पिन नंबर 16 का। पिन नंबर 16 आज निकल कर नहीं पड़ से, जब ऑनर को थोड़ा सा होश आएगा, अपनी गलती मानेगा, तो पिन नंबर 16 भी जो इन्होंने यहाँ पे नॉट कनेक्टेड लिखा है NC, ये कनेक्टेड है। किस पिन से कनेक्टेड है आपको CPU उठा के चेक करना पड़ेगा, तो बड़ी दर्द हो जाएगा, लेकिन है कनेक्टेड। आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ये लाइन हमारी यूजेबल में आ रही है, और इसका जो मेन काम हमारा था वो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ब्लॉक डायग्राम में। ये जो बैटरी थर्मल है, इन्होंने एक डिवाइडर सर्किट बना के रखा है हमारा सब बोर्ड में नीचे की तरफ। जैसे ही आप LCD के पत्ते के नीचे की तरफ देखेंगे, आपको एक मोटा सा रजिस्टर, उसके बगल में छोटा सा थर्मिस्टर, जिसको 1.8 की रिक्वायरमेंट है, वही डिवाइडर सर्किट बनेगा। 0.2 के आसपास इनका वोल्टेज जनरेट होगा, सेंस हो जाएगा CPU में। नीचे की तरफ का मामला अगर आप नहीं पकड़ पाए तो भी फॉल्ट है, चार्जिंग थर्मल को भी नहीं पकड़ पाए तो भी दिक्कत है। यानी टोटल 5 थर्मिस्टरों का इस्तेमाल किया गया है पूरे फ़ोन में, ठीक है। पूरे फ़ोन में अगर सैमसंग M32 की हम बात करें तो हमें M32 के दरमियान में हमें यहाँ पे हम माउस पे पकड़ जाते हैं, सैमसंग के M325। चार्जिंग में जो हमें दर्द दे सकते थे वो ये थे चार्जिंग वाले हमारे बैटरी थर्मल और दूसरा हमारा CHG, जिसे चार्जिंग हम थर्मल कहते हैं, ठीक है। चार्जिंग थर्मल ये हमें दोनों कर सकते थे। अच्छा, इशू हमें कहाँ कहाँ से क्रिएट हो सकता था अगर हम फ़ोन को चेक कर लें कि चार्जिंग सही फॉल्ट है। ये कंफर्म कैसे करेंगे चार्जिंग सही फॉल्ट है, यहाँ से मतलब जो थर्मल की जो इशू आ रहा है वो उस चार्जिंग का ही थर्मल है, कहीं और का नहीं है। हम एक काम करते हैं, बैटरी को बूस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक चार्जर होना चाहिए, या एक आपको आता नहीं इनका टीमोसिस वालों का अवेलेबल रहता है बैटरी मॉड्यूल चार्ज करने के लिए, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हम बैटरी के वोल्टेज को 3.8 3.9 पहुँचा देंगे। कि ना, हम एक्सपेरिमेंट करते करते वैसे ना बैटरी ड्रेन हो गई, तो हम एटलीस्ट बैटरी को 3.9 तक बूस्ट कर देंगे। अब सेट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद नो वार्निंग्स, नथिंग, कोई वार्निंग किसी प्रकार की नहीं है। अगर वार्निंग होती तो इशू कहीं और से है, ठीक है, यहाँ से इशू बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई वार्निंग ही नहीं, जैसे ही हम चार्जर को लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही चार्जर को लगा रहे हैं उसके बाद इशू जनरेट हो रहा है, अगर इसका मतलब ये हो गया कि इशू कहीं और से था। CPU से नहीं है, 4G PFO से नहीं है, LCD की NTC से नहीं है, 3 जगह से नहीं है, 2 जगह बची। अब एक जगह को मेंशन आपको हो सकता है वार्निंग की हेल्प से, अगर आपको बाई चांस वहाँ पे दिख जाए। भाई हमारा जो रजिस्टर होता है वो राइट, जब आप बेंड करोगे रजिस्टर को, बोर्ड को, तो जो रजिस्टर पे जो मामला रहता है वो ये रहता है, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर,
और यहाँ पे ब्लैक रहता है। अगर मैं कलर को चेंज करके आपको डिज़ाइन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं उसको बहुत ही चाहिए करता अपना। ठीक है, ये सिल्वर का पार्ट, ये सिल्वर पार्ट, ये हिस्सा गीला है और ये पूरा रहता है, तो यहाँ पे वाइट वाइट रहता है। लेकिन थर्मिस्टर जो रहता है वो सिल्वर का पार्ट, ये सिल्वर का पार्ट और ये हिस्सा ये भी ब्लैक, यानी यूँ ये भी पूरा का पूरा। ये अगर 3 डायमेंशन में देखा जाए, 3D में देखा जाए, तो इसमें सिर्फ 2 ही हिस्से हमारे वाइट रहेंगे, बाकी इधर का पूरा ये सारा हिस्सा ब्लैक रहेगा। जबकि रजिस्टर में ऊपर की सरफेस ही जो होती है, सरफेस वही हमारी ब्लैक रहती है। बेंड करके भी थोड़ा सा देखा जा सकता है कि ये थर्मिस्टर ही है कि नहीं है। अगर बाई चांस कुछ भी अवेलेबल ना हो तो बुद्धि से ही दिमाग लगाया जा सकता है, हीट करके उसकी वैल्यू में कितना बदलाव आ रहा है, कितनी तेज़ी से ये ठंडा होने पे उसके ऊपर थर्मा हमने वो डाल दिया, थोड़ा थिनर डाला, थिनर डालने के बाद ही कितनी तेज़ी से ये ठंडा पड़ रहा है, तो कितनी इसकी वैल्यू ऊपर नीचे अप डाउन हो रही है। जब ना हो तब, वरना ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे ही चार्जर को लगाया, चार्जर को लगाने के बाद इशू हमारा आ गया। ये हमने स्विच ऑफ में लगाया, स्विच ऑफ में भी इशू आ रहा है और ऑन में भी आ रहा है कि भाई चार्जिंग नहीं हो पाएगी। और अब रेड सिंबल क्या डिज़ाइन कर रहा है, रेड या ऑरेंज। रेड या ऑरेंज जो होता है ये डिज़ाइन करता है कि हमारा R1 जो है, ठीक है, और अगर सेंसिंग की लाइन ये हो गई, यानी इस हिस्से में ही कोई दिक्कत है। अब ये R1 को और R2 को भी ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं या इस वीडियो में अभी तक देखते आए हैं सीखने की नीयत से, उनको ये समझना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए एक चीज़ बनाई जाती है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। क्या है? इसमें हमारा जो वोल्टेज इन रहता है उसे VIN कहते हैं। मानिए वोल्टेज इन हमारा आ रहा है 1.8, वोल्टेज आउट जो सेंसिंग का वोल्टेज रहता है वो क्या होगा नहीं पता। R1 हमारी रजिस्टेंस नंबर पहली और R2 हमारी रजिस्टेंस नंबर दूसरी। अगर हम सर्किट को डिज़ाइन करें तो 1.8 और यहाँ पे हमने एक मान लीजिए 100 के का रजिस्टेंस ले लिया। ये मेरा क्या हो गया R1 और ये हमारा हो गया R2, तो ये ग्राउंड हो गया। अब क्योंकि जब ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो पूरा का पूरा ये हमारा लोड वाले भी सर्किट जनरेट होगी और यहाँ पे हमें हाफ वोल्टेज या जैसे वोल्टेज जो भी हो, यहाँ पे वोल्टेज हमारा विभाजन शुरू हो जाएगा। अब R2 हमारा कितने का होना चाहिए वो भी हम आपको मेंशन करेंगे। अगर कहा जाए कि R2 हमारा वो भी 100 के का ही मान लेते हैं, आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने का। तो फार्मूला हमारा है वोल्ट आउट इज इक्वल टू वोल्टेज इन इंटू R2। ये फार्मूला कहाँ से आ गया, मैथ कहाँ से बोल गई भैया, ये नियम है, थोड़ा बहुत जान लो, ये तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये हमारा आपका तो बनाया है नहीं, हम भी पढ़े ही हैं इस चीज़ को, आप भी पढ़ो। कोई बात, आसानी सर्किट को समझने में आसानी होती है। तो हमारा R1 और R2, ठीक है। अब वो हमारा VIN 1.8 था, R2 हमारा 100 था, अपॉन 100 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम करेंगे लंबा मैथ आप अपने किलोमीटर से कर लीजिएगा, इतना होता है 0.9 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0.9 आ जाएगा तो आगे क्या कर लेगा। अगर कहा जाए कि एक CPU को सेंस करना है या किसी चीज़ को सेंस करना है इनमें कि भाई कहीं पे कुछ भी हुआ हो, हमसे उससे मतलब नहीं, कहीं कुछ हुआ और हमको बताओ कि 0.9 मिला कि नहीं मिला। अगर 0.9 मिल गया इन्होंने कहा ओके, ठीक है, और अगर 0.9 नहीं मिला इन्होंने कहा लफड़ा है। अगर मेरा R1 डैमेज होगा तो कोई वोल्टेज नहीं जाएगा, भाई वोल्टेज गया ही नहीं, ज़ीरो वोल्टेज। ये जब ज़ीरो वोल्टेज जाएगा तो कहते हैं कि आप पूरा खर्चा कर लिया, जब पूरा खर्चा कर लिया तो मतलब टेम्परेचर हाई, यानी R1 डैमेज हुआ, टेम्परेचर हाई, ठीक है। और अगर R1 नहीं R2 मेरा डैमेज हो गया, यहाँ से 3 ग्राउंड की कट गई, ग्राउंड हट गया, ग्राउंड भाग गया, यानी ये अब पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं। नतीजा क्या हुआ, R2 मेरा कटा हुआ है, मान लीजिए R2 हमारा डैमेज हो गया।
R2 डैमेज हो गया तो R1 का पूरा 1.8 का वोल्टेज, क्योंकि सिंगल रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप करेगी नहीं, ये पूरा का पूरा रजिस्टर जो होगा वो वोल्टेज को क्रॉस करता हुआ यहाँ पे हमारा 1.8 इनको सेंस हो जाएगा, 1.8 यहाँ पे आ जाएगा। तो CPU कह देगा भैया क्या फ़ोन को बर्फ़ में डाल दिया, तो यहाँ पे टेम्परेचर टू लो आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी R1 डैमेज तो हाई, R2 डैमेज तो लो। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अब अगर R1 R2 के जो सेंसिंग की लाइन है CPU में जाए, वहाँ कोई 1K का रजिस्टर लगा है, 1K का रजिस्टर लगा दिया किसी ने, मान लो यहाँ पे R1 था, ये R2 था, इधर 1 था, यहाँ से फटिए लगा दे, ये 1K का रजिस्टर था। अगर ये 1K का रजिस्टर हमसे निकल गया, टूट गया, तो यानी यहाँ पे सब कुछ भी सही होगा, यहाँ तो CPU तक तो गया नहीं। तो हमें सर्किट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बीच में बिटमैप की हेल्थ देखे सर, अगर बिटमैप सबसे बेस्ट है इस मामले में, ये बीच में क्या लगा हुआ था। अगर बाई चांस 1K का कोई रजिस्टर था या 0 ohms का रजिस्टर था, 10K का था, जैसा भी था, अगर बीच की सीरीज़ में कोई चीज़ टूटी है तो लाख R1 R2 सही हो, लाख R1 R2 पे R1 भी सही, R2 भी सही, वोल्टेज भी सही, लेकिन सेंसिंग लाइन टूटी हुई है तो लफड़ा हो गया। ठीक है, उसको हमें जो डिराइव वोल्टेज थे वहाँ के वहाँ पहुँचा देने हैं। बस जैसे ही आप इस बात को समझ जाओगे, आपको समझ में अब आ जाएगा कि जैसे ही सैमसंग में कोई फॉल्ट अगर ऐसी आ रही है तो आप समझ सकते हो कि इशू कहाँ से है। तो इशू से अगर अब उसके बाद आप कहीं फंस रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप कमेंट करो, ठीक है, कि और जैसे हमारा 4G PO से कैसी कैसी जो वहाँ के थर्मल है क्या क्या इशू पैदा करेगा, CPU के पास से क्या क्या इश्यूज़ पैदा होंगे, LCD NTC वाला हमारा क्या करेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल को अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, देखेंगे लोग इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर दूँगा, नीचे कमेंट आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जितना भी बन सकेगा। और एक चीज़ का वादा है कि ये जो स्कीमेटिक की जितनी भी लाइनें हैं, इनमें से सैमसंग की हों चाहे किसी भी ब्रांड की हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो हम आपको शेयर ना करें, क्योंकि या उसको हम आपको समझाएं नहीं। हमारा जो सिलेबस बच्चों के लिए रहता है उसमें डिस्कशन रहता है, कई कई चीज़ें रहती है। देखिए नया सिलेबस हमने जनरेट करके रखा है यहाँ बच्चों का, ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा ही देखिए, बहुत कुछ अभी है जो आपको एब्रीवेशन देखिए जो पढ़ते हैं ना। देखिए जुलाई में 2023 में इसको बनाया था, अगर अभी थोड़ा और बढ़ाएं तो 1 साल के आसपास होने वाला है। एक बड़ी 6399 APT डॉक कैसे कैसे काम कर रही है। नया जो वर्जन है नेटवर्क की, देखिए अलग थ्योरी आपको मिल जाएगी, कितना हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, कैसे क्या करना है। टेक्नो पे हमें कुछ अलग सिलेबस है, उस पर डिस्कशन चल रही है। तो आप जैसा भी चाहें, आप इन वीडियोस में आपका कमेंट रहेगा, उस कमेंट के हिसाब से ही हम आपको डिटेल दे पाएंगे कि आप कितना इंटरेस्टेड और कितना जानना चाहते हैं। इसके बाद अभी कोई टाइम रहेगा तो कोई दूसरा वीडियो हम शेयर करेंगे। टाइम आप देख लेना 2:46, 7 से 8 आज ही जो करना है करेंगे, मूड है थोड़ा सा तो इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इस टाउन की शुक्रिया।